हाँ तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र का जो पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम इसमें अध्ययन करना चाहेंगे मांग का नियम और मांग की लोच। इसको एक परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में हम जानते हैं, हम पहले मांग के नियम की बात करें। मांग का नियम हमने जो लिखा हुआ है, देख रहे हैं हम कि dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ p, यानी यहाँ हम दो चरों का संबंध बता रहे हैं। एक है डी फॉर डिमांड यानी मांग मात्रा, दूसरा है कीमत यानी कीमत। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मांग है वो आश्रित चर है, जबकि कीमत है वो स्वतंत्र चर है। अर्थात हम ये देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर स्वतंत्र चर का इफेक्ट आश्रित चर पर होता है। अर्थात पहले जो परिवर्तन होगा वो स्वतंत्र चर में होगा। तो मांग के नियम जब हम देख रहे हैं कि डिमांड इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी, अर्थात मांग मात्रा कीमत का फलन है। अर्थात पी यानी कीमत यहाँ पर स्वतंत्र चर है, जबकि मांग मात्रा आश्रित चर है। अर्थात मांग के नियम को हम परिभाषित कर सकते हैं कि कीमत अन्य बातों के स्थिर रहने पर, हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अंतर्गत अन्य बातों को कांस्टेंट माना जाता है। अगर उन्हें स्थिर या कांस्टेंट नहीं माना गया तो फिर मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो बच्चों हम देखें तो इसको एक परिभाषित करने की हम कोशिश करें कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर कीमत में जो परिवर्तन होता है उसके कारण मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मांग का नियम कहते हैं। अर्थात मांग के नियम में हमने दो चरों के बीच संबंध देखा, कीमत और मांग मात्रा। यहाँ पर कीमत स्वतंत्र चर है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसका इफेक्ट हमने मांग मात्रा पर देखा। लेकिन मांग के नियम की जो सबसे बड़ी कमी थी कि हमने संबंध तो देखा कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, लेकिन कितना परिवर्तन होता है इसका पता हमें मांग के नियम से नहीं चलता। अर्थात मांग के नियम के द्वारा हमें केवल इन दोनों की जो कीमत और मात्रा है उनकी दिशा का ही पता चलता है कि अगर अन्य बातें स्थिर रहती है और कीमत में अगर वृद्धि होती है तो हम जानते हैं कि मांग मात्रा में कमी होगी। इसके विपरीत अगर कीमत में कमी होती है तो हम जानते हैं कि मांग मात्रा में वृद्धि होगी। कितनी कमी या कितनी वृद्धि होगी इसका पता हमें मांग के नियम से नहीं चलता है। अर्थात मांग का नियम उन दोनों के बीच एक दिशा यानी डायरेक्शन को ही हमारे सामने पेश करता है। अर्थात कीमत और मांग में जो संबंध होता है, जो उल्टा संबंध होता है, उसी को ही परिभाषित करता है। लेकिन कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, उसका इफेक्ट मांग मात्रा में कितना हुआ, इसके बारे में मांग का नियम साइलेंट है, यानी हमें उससे पता नहीं चलता। केवल हम ये बता सकते हैं कि अगर कीमत में वृद्धि हुई है तो मांग मात्रा में कमी हुई है, और अगर कीमत में कमी हुई है तो मांग मात्रा में वृद्धि होगी। इसके विपरीत इस कमी को दूर करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने एक नए कॉन्सेप्ट, जो हमारे अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, उस अवधारणा को ईजाद किया और जिसे हम कहते हैं मांग की लोच, एलिस्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि मांग की जो लोच को फॉर्मूले के रूप में अगर हम देखें कि एलिस्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू मांग मात्रा में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अर्थात मांग मात्रा में जो और कीमत मात्रा में जो परिवर्तन यह दिखाया जा रहा है वो प्रतिशत में। अर्थात यहाँ भी हम देखते हैं कि मांग के नियम की तरह कीमत में परिवर्तन का इफेक्ट मांग मात्रा में दिखा गया, लेकिन चूंकि मांग का नियम हमें केवल दिशा का आभास हो रहा था, जबकि कीमत जो हम लोच पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखा कि कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन जितना होगा उसका इफेक्ट
मांग मात्रा में कितना प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन होगा उसका हम पता लगा सकते हैं। अर्थात यह संबंध तो कीमत और मांग मात्रा के पढ़ रहे हैं, लेकिन कीमत में हम ये मांग की लोच में हम ये देख सकते हैं कि कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उसका इफेक्ट मांग मात्रा में कितना % हुआ, इसका पता हम मांग की लोच से लगा सकते हैं। ये कमी मांग के नियम में थी, वहाँ केवल कीमत में परिवर्तन का इफेक्ट मांग मात्रा पर देखा गया और उनकी केवल दिशा का ही पता लगाया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मांग की लोच है उसमें इस कमी को दूर किया गया। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि कीमत लोच में कीमत में परिवर्तन का इफेक्ट मांग मात्रा पे हम देखते हैं और कितना परिवर्तन हुआ ये भी हमें पता लगता है। लेकिन अगर हम आगे देखें कि मांग की लोच को कितने प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात इसको एक हम फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं कि dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px, py एंड y। यह हमने मांग की लोच के प्रकारों को बताने के लिए 3 हमने स्वतंत्र चर लिए हैं और एक आश्रित चर लिया है, और dx जो है हमारा आश्रित चर है, अर्थात d फॉर डिमांड यानी मांग मात्रा है वो x वस्तु की है, जबकि जो स्वतंत्र चर हैं वो 3 हैं, px, py एंड y। अर्थात px यानी x वस्तु की कीमत, py यानी y वस्तु की कीमत और y मीन्स i। अर्थात ये 3 स्वतंत्र चर हैं और इनका इफेक्ट हम एक एक करके देखेंगे और उससे हम लोच के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। हम यह शुरू में देखते हैं कि अगर अन्य बातें स्थिर रहें, अर्थात py और y, अर्थात y वस्तु की कीमत और i को स्थिर माने और x वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण x वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होगा उसे हम कीमत लोच कहते हैं। सिंपल भाषा में कि अन्य बातों को स्थिर मानने पर, अर्थात y वस्तु की कीमत और इनकम को स्थिर मानने पर x वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण x वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होगा उसे हम मांग की लोच कहते हैं या कीमत लोच कहते हैं। दूसरा प्रकार हम देखें, यहाँ पर हमने px कांस्टेंट मान लेंगे और i को हम कांस्टेंट मान लेंगे और हम y वस्तु की कीमत में परिवर्तन करेंगे और उसका इफेक्ट हम देखेंगे x वस्तु की मांग मात्रा पर। अर्थात x वस्तु की कीमत स्थिर है, यहाँ पर i स्थिर है, y वस्तु की कीमत में हम परिवर्तन कर रहे हैं और उसका इफेक्ट x वस्तु की मांग मात्रा पर हम देखते हैं। अर्थात इस प्रकार की जो लोच होगी, अर्थात अन्य वस्तु यानी y वस्तु की तो कीमत में परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण x वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार की लोच को हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी तिरछी लोच, क्योंकि यह कीमत किसी अन्य वस्तु की बदल रही है जबकि मांग किसी अन्य वस्तु की बदल रही है। इस प्रकार की जो लोच है उसको हम तिरछी लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जबकि सिंपल जो कीमत लोच थी उसमें कीमत भी उसी वस्तु की थी और मांग मात्रा भी उसी वस्तु की थी। अन्य तीसरे प्रकार की अगर हम लोच को देखें, px और py को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, अर्थात x वस्तु की कीमत भी स्थिर मान लेते हैं, y वस्तु की कीमत को भी स्थिर मान लेते हैं और परिवर्तन हम करते हैं y मीन्स कैपिटल Y यानी इनकम में। अर्थात अन्य बातों के स्थिर रहने पर आय में जो परिवर्तन होता है यानी इनकम में जो परिवर्तन होता है उसके कारण x वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन हुआ उसे हम आय लोच कहते हैं। अर्थात यह हमने 3 तरह की लोच का अध्ययन किया। यहाँ पर हमने 2 चर को कांस्टेंट माना, एक चर में परिवर्तन किया और उसका इफेक्ट हमने मांग पर देखा। तो ये 3 प्रकार की लोच, इनको हम हमारा जो अगला जो व्याख्यान होगा उसमें हम इनको फॉर्मूले द्वारा निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम सिंपल रूप से देखें, हम कीमत लोच को अगर निकालें, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला परिभाषित किया था इसको कि मांग मात्रा में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, इसको अगर हम कीमत लोच को एक फॉर्मूले के रूप में निकालना चाहें तो हम देखते हैं कि E बराबर मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन हुआ उसको हम कहेंगे डेल्टा x अपॉन x, कीमत में जो आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसको हम कहेंगे डेल्टा p अपॉन p। इसको अगर हम
एक ऊपर लेकर आए, और तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि ई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू, अपॉन को जब हम इंटू में लाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, ये संख्या पी अपॉन डेल्टा पी। इसको और सीधे रूप में लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा डेल्टा वाली को हम एक साथ लिख लिया, एंड पी अपॉन एक्स। इसको हम और लिख सकते हैं कि पी अपॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी। अर्थात एक मान की लोच का फॉर्मूला निकल कर आ गया कि मान की लोच का जो गणितीय फॉर्मूला है वो है पी अपॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी। यहाँ पर डेल्टा एक्स का मतलब है मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, और डेल्टा पी का मतलब है कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसको अगर हम अवकलन की भाषा में लिखें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी। ये सिंपल रूप में एक हमारा कीमत लोच का फॉर्मूला है जो निकल कर आया। और हम जानते हैं कि मांग की लोच हमेशा ऋणात्मक होती है। अर्थात आज हमने जो अध्ययन किया मांग का नियम, जिसमें हमने सिंपल देखा कि कीमत और मांग मात्रा का संबंध कि केवल दिशा का पता लगता है, कितना परिवर्तन हुआ इसका पता हमें मांग के नियम से नहीं चलता। इस कमी को दूर हमने किया कीमत लोच द्वारा। अर्थात कीमत लोच में जो आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन कीमत में बदलता है, उसका इफेक्ट मांग मात्रा पर कितना होता है उसका अध्ययन किया हमने। इसमें फिर आगे देखा कि लोच कितने प्रकार की हो सकती है। हमने देखा कि इस एक इक्वेशन द्वारा 3 तरह की लोच पड़ी, कीमत लोच, तिरछी लोच और आय लोच। इनको भी हम एक न्यूमेरिकल द्वारा इनकी कॉन्सेप्ट को हम ड्राइव करेंगे। आज हमने कीमत लोच का सिंपल फॉर्मूला निकाला, और जो था हमारा ई बराबर पी अपॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी। नेक्स्ट इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर के अंत में। थैंक यू।